नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सी क्लास लगेगी और किस किस की क्लास लगेगी। पीएम मोदी ने चमकाया लेकिन केजरीवाल ने फंसाया। पब्लिक माथा क्यों पीट रही है, आज इसका चैप्टर खोलूंगा। मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन की पहली तस्वीर आ गई है। आज आपको उसकी पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाऊंगा। मोदी का भारत वर्सेस केजरीवाल का भारत, नंबर 1 कौन बना रहा है। केजरीवाल ने फ्री में अब वो क्या है जो दे दिया जो कोई ना दे सका, आज उसके बारे में भी बात होगी। इसके अलावा रामलला का स्वागत और वो तस्वीरें जो देखकर मन गदगद हो जाएगा। राम मंदिर के लिए जान देने वाले कार सेवकों के परिवार आज क्यों रो पड़े, उसका चैप्टर भी है। राम मंदिर के उद्घाटन पर वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसके बाद बात होगी एल्विश यादव और सांप के जहर वाले नशे का क्या कनेक्शन निकल कर आया। योगी की पुलिस अब एल्विश यादव के साथ क्या करने वाली है। नशे के लिए सांप के जहर का इस्तेमाल क्यों होता है, इसकी पूरी डिटेल समझाने वाला चैप्टर लेकर आया। और आखिर में किस्सा अनसुना। इमरजेंसी पर बच्चन साहब और सुनील दत्त ने इंदिरा गांधी को क्या कहा था, आज इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। वाराणसी में आईआईटी बीएचयू में छात्रा से छेड़खानी के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख दिखाया। सीएम योगी ने इस मामले में एक्शन की डेडलाइन फिक्स कर दी है। आज सीएम योगी ने एक बार फिर साफ कह दिया कि जो बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा ना, उसका हाल रावण और कंस वाला होगा। आरोप है कि 3 बदमाशों ने कैंपस के अंदर आईआईटी की एक छात्रा से छेड़छाड़ की और गन पॉइंट पर उसके कपड़े भी उतरवाए। इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी पूरी रिपोर्ट मांगी है। आगरा के ताजमहल को लेकर नई बहस छिड़ गई है। हिंदू सेना ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी है और दावा किया है कि ताजमहल को शाहजहां नहीं बल्कि हिंदू राजा मानसिंह ने बनवाया। याचिकाकर्ता का दावा है कि शाहजहां ने बाद में ताजमहल को सिर्फ रेनोवेट किया, जिस पर हाईकोर्ट ने एएसआई से विचार करने के लिए कहा है। असल में इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिकाकर्ता को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास जाने के लिए कहा। इस पर जब एएसआई ने कोई फैसला नहीं किया तो याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अर्जी लगा दी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी 2023 का नाम दिया है, जिसमें युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं और किसानों पर खास फोकस है। घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने पर 2 साल में 1 लाख खाली पदों पर भर्ती करने का वादा है। साथ ही हर विवाहित महिला को सालाना 12,000 रुपए देने का भी वादा इसमें शामिल है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने राजनीति में आने के संकेत दिए हैं। द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन के बाद कंगना रनौत ने कहा कि प्रभु श्री कृष्ण की कृपा रही तो वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। मीडिया से बातचीत में कंगना ने राम मंदिर पर भी बात कही और बताया कि 600 साल के संघर्ष के बाद आज राम मंदिर तैयार हो रहा है। बीजेपी सरकार की वजह से यह दिन देखने को मिल रहा है। आज इजरायल और हमास जंग का 28वां दिन है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने गाजा शहर को चारों तरफ से घेर लिया और अब हमास के लड़ाकों से सीधी लड़ाई हो रही है। आईडीएफ के मुताबिक इजरायली सैनिक हथियारों और एयरक्राफ्ट्स के जरिए हमास की कमांड सेंटर, लॉन्चिंग पोजीशन, सुरंगों और दूसरे ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। इजरायली सेना का दावा है कि वो हमास को पूरी तरह खत्म करके ही दम लेंगे। सीज फायर जैसी किसी बात पर कोई विचार नहीं किया जा रहा। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास और इसमें नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के कामों का चर्चा। पीएम मोदी ने कैसे चमकाया और केजरीवाल ने फंसाया। ऐसा फंसाया कि पब्लिक माथा क्यों पीट रही है वो बताऊंगा। मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन की पहली तस्वीर आ गई है। मोदी का भारत वर्सेस केजरीवाल का भारत, नंबर 1 बना कौन रहा है और केजरीवाल ने फ्री में अब ऐसा क्या दे दिया जो कोई ना दे सका। सबसे पहले इसका चर्चा। अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते, 6 महीने पहले की बात आपको बहुत अच्छे से याद होगा। दिल्ली में G20 का भव्य आयोजन हुआ था, याद है ना। पूरी दुनिया में चर्चा हुई, विदेशी मीडिया तक ने जमकर भारत की तारीफ की। पूरी दुनिया दिल्ली को देखकर दंग रह गई कि बॉस गजब ही तैयारी हुई। नरेंद्र मोदी के काम को दुनिया ने सलाम ठोका। क्या ही जबरदस्त G20 का आयोजन हुआ है इंडिया में, भारत में, दिल्ली में।
लेकिन जिस G20 के आयोजन से दिल्ली का नाम दुनिया भर में शान से लिया जा रहा था, वही दिल्ली अब दुनिया में बदनाम हो रही है। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल कहते थे वो दिल्ली को ही नहीं भारत को नंबर 1 बना देंगे, वो केजरीवाल दिल्ली को गैस चैंबर बना हुआ देख रहे हैं। और दिल्ली में बैठ के नहीं देख रहे हैं, कहां बैठकर देख रहे हैं दिल्ली के बाहर से, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक नरेंद्र मोदी वाली दिल्ली है जिसमें G20 का चमचमाता चेहरा है, और दूसरी तरफ केजरीवाल वाली दिल्ली है कि आंख से ढूंढना पड़ रहा है कि कौन सी जगह दिखा रहे हैं, इतना पॉल्यूशन हो रखा है। केजरीवाल के पास ईडी के पास जाने का टाइम नहीं था। आपको याद होगा, मैंने आपको याद दिलाया था कि ईडी को चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि भाई मैं दिल्ली का सीएम हूं, बहुत काम रहता है, आ नहीं सकता, सामान वापस लो। लेकिन दिल्ली को संभालने पर वो कितना टाइम दे रहे हैं, आज दुनिया ने दिल्ली का प्रदूषण देखकर जान लिया भाई। क्योंकि जब दिल्ली के फेफड़े जल रहे थे तो केजरीवाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रचार में बिजी है। इस वक्त भी दिल्ली का हाल क्या है, ये दिल्ली वाले ही अच्छी तरह से जानते हैं। पूरी दिल्ली धूल और धुंध में धुआं धुआं हो रखी। घर से निकलिए तो बहुत सांस लेते हुए नहीं बन रहा। बच्चों को कहा है कि स्कूल बंद करो, घर में बैठाओ। ये हाल है दिल्ली का। गैस चैम्बर बना के छोड़ दिया दिल्ली को, और हर साल वही वादा, अरे ठीक कर देंगे, अरे ठीक कर देंगे। अरे कितना सुनेगा आदमी, ठीक कर देंगे, बहुत ये ठीक किया है। आज ये बात आपको इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि आप याद कीजिए कि केजरीवाल कहते क्या थे। केजरीवाल जब सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए गए थे तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को जमकर कोसा था और यह कहा था कि केजरीवाल तो भारत को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। ये नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने भारत को नंबर 1 बनाने से रोकने का पूरा काम किया हुआ है। एक बार आपको पूरा बयान सुनाता हूं, अरविंद केजरीवाल का वो बयान याद दिलाता हूं, और फिर आपको बताता हूं कि मोदी भारत को क्या बना रहे हैं और केजरीवाल ने क्या ही करके छोड़ दिया। आप हम भारत के लोगों को परेशान कर सकते हैं, पर अब आप भारत को रोक नहीं पाओगे। भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन के रहे। आप हम भारत के लोगों को परेशान कर सकते हैं, पर अब आप भारत को रोक नहीं पाओगे। भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन के रहेगा। अरविंद केजरीवाल भारत को कैसे नंबर 1 बना रहे हैं ये तो दुनिया देख रही है बॉस। लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी भारत को कैसे नंबर 1 बनाने के लिए काम कर रहे हैं। फिर केजरीवाल के काम पर आऊं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को कहने में तो 2 मिनट नहीं लगा कि मोदी भारत को नंबर 1 बनाने से रोक रहे हैं, और वो रोक नहीं सकते, केजरीवाल तो बना के छोड़ेंगे। लेकिन आज की डेट में केजरीवाल क्या कर रहे हैं और आज की डेट में मोदी कैसे भारत को नंबर 1 बना रहे हैं, वो 2 तस्वीरों से क्लियर हो जाएगा। एक तरफ केजरीवाल की दिल्ली है जहां हर घंटे हवा जहरीली होती जा रही है, और दूसरी तरफ आप नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत देख रहे हैं जहां बुलेट ट्रेन दौड़ाने के लिए गजब की तेजी से काम चल रहा है। आप पहली बार देख रहे हैं स्क्रीन पर दाहिनी तरफ बुलेट ट्रेन जिस ट्रैक पर चलेगी उस ट्रैक की तस्वीरें देख रहे हैं। 2 नेताओं के वादों का फर्क महसूस कीजिए इससे। पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के रूट पर चलाई जानी है, और जो आप ट्रैक इस वक्त देख रहे हैं फुल फ्रेम, ये देखिए बुलेट ट्रेन का ट्रैक तैयार हो गया है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कहां फंसा हुआ है, क्या काम चल रहा है, पब्लिक को पता ही नहीं था। पहली बार उसके ट्रैक की तस्वीरें आ गई हैं। इसी ट्रैक पर बुलेट ट्रेन बुलेट की गति से दौड़ेगी। बुलेट ट्रेन की तैयारी से जुड़ा यह वीडियो गुजरात के नवसारी से आया है। वीडियो को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जारी किया है। चूंकि बुलेट ट्रेन की रफ्तार काफी तेज होगी, इसलिए ट्रैक के आसपास आप देख रहे हैं ना ऐसे दीवार जैसी खड़ी है, इसको नॉइज बैरियर कहते हैं। ये नॉइज बैरियर लगाए जा रहे हैं ताकि बुलेट ट्रेन की तेज आवाज लोगों को ना चुभे। उधर भारत को नंबर 1 बनाने की बात करने वाले केजरीवाल क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ दिल्ली में दिख रहा है। अगर केजरीवाल सिर्फ दिल्ली पर ही ध्यान देते तो दिल्ली की ऐसी हालत नहीं। लेकिन केजरीवाल का सपना तो पीएम की कुर्सी है। पीएम की कुर्सी सिर्फ सपना देखने से नहीं मिलती बॉस। पीएम की कुर्सी के लिए वो काम करने होते हैं जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी कैसे देश को नंबर 1 बना रहे हैं उसके कुछ और सबूत आपको दिखाता हूं, फिर केजरीवाल जी पर आता हूं। नरेंद्र मोदी का काम देखिए, फिर केजरीवाल की बात हो। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल के लिए भारत दुनिया का सबसे ब्राइट स्पॉट बनकर उभरा है। वो एप्पल जिस एक फोन खरीदने के लिए, आईफोन खरीदने के लिए लोग मजाक में रील बनाते हैं, जोक बनाते हैं कि अरे किडनी बेचनी पड़ेगी। आप सोचिए कि एप्पल के सीईओ टिम कुक ने बताया कि एप्पल का रेवेन्यू तो कम हुआ, लेकिन भारत में एप्पल की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है।
जिस आईफोन को खरीदने के लिए लोग कहते हैं कि किडनी बेचनी पड़ेगी, सोचिए भारत में आज लोग कमा ना रहे हैं जम के, तब तो दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा आईफोन बिक रहा है। 2024 के अंत तक एप्पल आईफोन भी पूरी तरह से भारत में बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भाई उनको दिख रहा है यहीं तो लोग खरीद रहे हैं, यहीं पे लोगों के पास पैसा है, तो यहीं बनाओ यहीं बेचो। इसी तरह से अक्टूबर में दूसरा सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। जीएसटी से अक्टूबर में 1,72,000 करोड़ रुपए आए। तो बॉस पब्लिक के पास पैसा आ रहा है और पैसा खर्च कर रहे हैं तब ना जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है, कि हवा में जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है। 1,72,000 करोड़ बॉस, बहुत दिन दूर नहीं है जब 2 लाख करोड़ आ जाएगा। भारत में छोटे उद्योगों को बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की ऑर्डर वैल्यू में 8 गुना का जंप हुआ है। मतलब सिर्फ बड़े व्यापारी नहीं, छोटे व्यापारी भी जमकर पैसा कमा रहे हैं। रियल एस्टेट एक बड़ा इंडिकेटर होता है देश की अर्थव्यवस्था का। भारत में इस साल घरों की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 30% ज्यादा रहने का अनुमान है। 30% ज्यादा घर बिकेंगे। कहां से? जेब में पैसा है तभी ना बॉस। कारों की बिक्री ने अक्टूबर में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक महीने में 3,91,472 कारें बिकी हैं भारत में, और यह पिछले साल के मुकाबले 16% ज्यादा है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी ऑल टाइम हाई मंथली सेल दर्ज की। यह नरेंद्र मोदी ने भारत को बनाया है। महंगी महंगी कारें वो भारत में सबसे ज्यादा बिक रही हैं। तो एक नरेंद्र मोदी का भारत है जिसके लिए केजरीवाल कहते हैं अरे मोदी जी तो भारत को बनने नहीं दे रहे। उसमें G20 भी हो जाता है, उसमें बुलेट ट्रेन भी तेजी से शुरू होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसमें रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन भी है, रिकॉर्ड पब्लिक की कमाई भी है, वहां रिकॉर्ड घरों की बिक्री भी है, कारों की बिक्री भी है। और केजरीवाल जी के भारत में नरेंद्र मोदी जो देश के लिए कर रहे हैं, अगर केजरीवाल दिल्ली के लिए इतना भी कर लेना तो आज दिल्ली की वो हालत ना होती जिस हालत से सब परेशान। वैसे तो केजरीवाल खुद को बहुत बिजी सीएम बताते हैं, उनके पास ईडी के पास जाने का टाइम नहीं है। उन्होंने बता दिया था कि बॉस मैं खाली नहीं बैठा हूं, मेरे पास बहुत काम है। लेकिन केजरीवाल ने जो कहा था उससे तो यही लगा था कि वो तन मन से दिल्ली की सेवा करेंगे या कर रहे होंगे। उन्हें तो सांस लेने की फुर्सत नहीं होगी कि दिल्ली की इतनी सेवा करनी। लेकिन यहां तो दिल्ली वाले सांस लेने से पहले 4 बार सोच रहे हैं कि क्या करूं बॉस, इतनी गंदी हवा में कौन सांस ले। लेकिन लेना तो है, जिंदा रहना है। दिल्ली को प्रदूषण के बीच छोड़कर अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में बिजी हैं। कल उन्होंने एमपी में प्रचार किया था, मध्य प्रदेश। आज दिल्ली में लोगों की सांसें फूल रही हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400-500 पे चल रहा है, और केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यहां दिल्ली में लोग खांस रहे हैं, दिल्ली में बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ में प्रचार कर रहे हैं, देखिए फूल ले रहे हैं। दिल्ली में एलजी ने प्रदूषण की समस्या को लेकर कुछ देर पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के साथ मुलाकात की। यही वो एलजी हैं जिनको केजरीवाल की सरकार गाली देते नहीं रुकती है कि काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं करने दे रहे। और जब काम करने का वक्त है, प्रदूषण कम करने का वक्त है, तो एलजी मीटिंग बुला रहे हैं और केजरीवाल जी प्रचार कर रहे हैं। पावर इनको सब चाहिए, जिम्मेदारी कुछ नहीं चाहिए। इस मीटिंग में केजरीवाल जी को भी बुलाया गया था। मीटिंग में प्रदूषण को रोकने के उपायों पर चर्चा हुई। केजरीवाल जी के मंत्री गोपाल राय गए वहां, क्योंकि केजरीवाल जी तो थे ही नहीं, जाते कैसे। दिल्ली 2 दिन से गैस चैम्बर बनी हुई है और केजरीवाल की टीम बहाने पर बहाने बना रही है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI यानी हवा की गुणवत्ता 500 के करीब दर्ज की गई, जबकि यह 50 से 100 के बीच होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली में अचानक प्रदूषण बढ़ गया। अक्टूबर से प्रदूषण गंभीर स्थिति में था, लेकिन इतने दिन बाद भी प्रदूषण में कमी आने की बजाय दिल्ली में प्रदूषण और बढ़ गया। दिल्ली में आज प्रदूषण ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज का दिन सीजन का सबसे प्रदूषित दिन रहा। आनंद विहार पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 दर्ज हुआ है बॉस, 999, मतलब ऑलमोस्ट 1000। आज भी AQI 800 के पार दर्ज किया गया। दिल्ली का आनंद विहार इलाका देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे प्रदूषित इलाकों में से एक बन गया। जबकि ये वही आनंद विहार है जहां साल 2021 में स्मॉग टावर लगाया गया था। दिल्ली में एक स्मॉग टावर कनॉट प्लेस में भी बहुत जोर शोर से लगा था। पूरा ढिंडोरा पीटा गया कि अरे लग गया अब स्मॉग टावर, अब तो धुआं आएगा ना पराली वाला, तो अपने उल्टा चला जाएगा कि अरे दिल्ली में तो स्मॉग टावर लगा। लेकिन आज क्या हाल है? इस टावर का उद्घाटन साल 2021 में अरविंद केजरीवाल ने किया था। तब ऐसा माहौल बनाया गया कि मानो प्रदूषण के खिलाफ जंग में कितना बड़ा स्टेप ले लिया।
लेकिन यह स्मॉग टावर पिछले कुछ महीनों से बंद पड़ा है। स्मॉग टावर को बनाने में 20 से 22 करोड़ रुपए खर्च हुए, सो अलग। आज बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला भी स्मॉग टावर पर गए और केजरीवाल सरकार से सवाल किया कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी स्मॉग टावर बंद क्यों पड़ा है। क्या यह स्मॉग टावर आम आदमी पार्टी सरकार का एक और भ्रष्टाचार है? एक बार शहजाद पूनावाला बीजेपी नेता को सुनिए, फिर इस पर केजरीवाल के लोग क्या कह रहे हैं वो सुनाओ। ये है दिल्ली का स्मॉग टावर, जिस पर 22 से 23 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने खर्च किए थे और कहा गया था कि ये दिल्ली का स्मॉग टावर जो है वो प्रदूषण को कम करेगा। आज दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है। यानी स्मॉग टावर हो या फिर दिल्ली की हवा साफ करने के लिए जितने भी स्टंट पिछले 7-8 साल में किए गए वो सब तो फेल हैं। लेकिन इनको भारत को नंबर 1 बनाना है प्राइम मिनिस्टर बन के, या ऐसे बनाना है। लोग इतने परेशान हैं कि अपने रिश्तेदारों से कह रहे हैं कि भाई बॉस दिल्ली उल्ली ना हमारे घर ना आना, तुम दिल्ली आने का प्लान है तो अभी कैंसिल कर दो, लोग कह रहे हैं। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें क्योंकि हवा बहुत खराब है और शरीर को नुकसान करेगी। जो पहले से बीमार हैं या अस्थमा के मरीज हैं उन लोगों को तो यह सलाह दी जा रही है कि हो सके तो 2-3 महीने के लिए दिल्ली से बाहर चले जाइए। सोचिए दिल्ली की कैसी हालत बनाकर छोड़ दी गई और इसलिए लोग परेशान हैं। एक बार लोगों को भी सुनिए वो क्या कह रहे हैं। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन है, इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में भी बहुत तकलीफ आ रही है, आंखों में जलन है। सारा दिन मतलब 3-4 बजे तक तो पता ही नहीं चलता कुछ सूरज है या नहीं है, उसके बाद थोड़ा बहुत सूरज दिखता है। बट पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन है, लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हमारे बुजुर्गों के लिए तो इतनी परेशानी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। नाक पे लगा रखा, देख रखा है आपने। और कल मेरी आंखों से पानी जा रहा था, दर्द हो रहा था आंखों के अंदर। ये तो मंत्री महोदय को चाहिए कि कुछ करें इसके लिए। अब वो नहीं करते तो क्या कर सकते हैं, हमारे तो कोई बस में नहीं है। ये देखो सारा क्या हाल हुआ पड़ा हुआ है। थोड़ा सा ब्रीदिंग में हल्की सी प्रॉब्लम है, इरिटेशन है, आइज में इरिटेशन है। आप जब बचने के लिए क्या करते हैं? इससे बचने के लिए थोड़ा बाहर कम निकलते दिन में, सुबह तो एक्सरसाइज करनी होती है तो करते हैं। I think this is the biggest problem that we are facing. Being in a capital city like Delhi, I don't think like we should see right now we are in a diplomatic enclave, right? And all the foreigners and everybody who's not a citizen of India is living here. So I feel like this is something that we are portraying to the entire world, the image of Delhi. राजनीति आपस में पूरी चालू है। मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं केजरीवाल जी। पहले कहते थे हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे पंजाब में तो पराली जलती है, उसका रन आता है। अब तो इनकी सरकार है वहाँ पर भी। अभी पब्लिक परेशान है बॉस। उधर केजरीवाल के लोगों के पास बहाने पे बहाने। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री पर जिम्मेदारी डाल दी कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में 69% प्रदूषण तो का सोर्स तो बाहर से है। सभी राज्यों को प्रदूषण कम करने के लिए सक्रिय होना होगा। एक बार सुनिए उनको। सरकार अपने तरफ से लोगों के जिंदगी को बचाने के लिए हर कठोर कदम लेने की तरफ बढ़ रही है, लेकिन सबके सहयोग के बगैर ये काम नहीं हो सकता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि मैंने पहले भी बताया कि दिल्ली के अंदर ये जो आंकड़ा है, 2 साल पहले इसी सर्दियों के महीने में सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट ने स्टडी किया था और ये स्टडी कहती है कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन होता है उस प्रदूषण में 31% जो सोर्सेज हैं वो दिल्ली के सोर्सेज हैं। 69% जो पोल्यूशन है दिल्ली को जो लोगों को झेलना पड़ता है वो बाहर से आता है। अब जब दिल्ली के लोगों के सहयोग करने के साथ साथ मेरी अपील है कि हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में सभी सरकारों को सक्रिय होना पड़ेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री बता रहे हैं डेटा के साथ कि दिल्ली में कितना प्रदूषण बाहर से आता है। अरे बॉस, कल तक तो यही लोग कह रहे थे कि इन्हें पता ही नहीं कि दिल्ली के प्रदूषण का सोर्स कहां है, क्या है। अब कह रहे हैं कि डबल प्रदूषण बाहर से आ रहा है। सुनिए दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कुछ दिन पहले क्या कहा था कि दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में बड़ी समस्या आती है क्योंकि हमें सोर्स नहीं पता कि कहां से कितना प्रदूषण कहां किस चीज से होता है। सुनिए फिर याद कीजिए कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पर्यावरण मंत्री क्या बताएं। कोई कहता है कि रोड डस्ट से होता है, कोई कहता
व्हीकुलर पोल्यूशन से होता है, कोई कहता है पराली जलने से होता है, लेकिन कोई भी आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है जो ये बता पाता है कि कितना पोल्यूशन कौन से सोर्स से होता है। इससे समस्या क्या आती है? इससे समस्या ये आती है कि कोई भी पॉलिसी बनाई नहीं जा सकती इस पोल्यूशन को कम करने के लिए जब तक सरकार को पता ही नहीं है कि कौन सा पोल्यूशन का सोर्स कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। कुछ दिन पहले तक इनके पास प्रदूषण का सोर्स ही नहीं था। 8-9 साल में ये लोग पॉलिसी ही नहीं बना पा रहे क्योंकि इनके पास सोर्स ही नहीं। और आज जब लोगों ने कोसना शुरू किया, सवाल पूछने शुरू किए, तो पर्यावरण मंत्री के पास सोर्स आ गया, कोई डेटा आ गया कि अरे बाहर से डबल प्रदूषण आता है, दिल्ली में तो कम होता है। तो उसी सोर्स से बना लेते आइडिया जी, बना लेते प्रोग्राम की कैसे ठीक करना है। जब जो मन आए बोलो, कभी ये वाला बहाना, कभी वो वाला बहाना। दिल्ली सरकार के पास स्मॉग टावर बंद पड़े होने को लेकर भी एक बहाना है। आज जब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से स्मॉग टावर पर सवाल किया गया तो कहने लगे कि स्मॉग टावर क्यों बंद है, इसका जवाब केंद्र सरकार देगी। गोपाल राय ने आरोप लगाया कि पिछले साल दिसंबर में डीपीसीसी यानी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन अश्विनी कुमार ने यह पद संभाला और उन्होंने स्मॉग टावर से जुड़ी आईआईटी बॉम्बे और बाकी एजेंसीज का पेमेंट रोक दिया। इसकी वजह से स्मॉग टावर ठप पड़ गया। वाह बॉस, जब स्मॉग टावर का उद्घाटन करने का वक्त आया तो दिल्ली सरकार पूरा श्रेय ले रही थी कि देखो देखो हमने बना दिया, अब तो प्रदूषण खत्म हो जाएगा। केजरीवाल जी ने कमाल कर दिया। अब जब जिम्मेदारी लेने की बारी आई तो मोदी जी से पूछो किस अधिकारी को बैठा दिया। अगर किसी अधिकारी ने स्मॉग टावर से जुड़ी पेमेंट रोक दी तो बॉस आपने क्या किया? आप तो छोटी छोटी बात पर हंगामा खड़ा कर देते हैं। आप बैठ जाते अनशन पर कि भाई इतने महीनों से इस आदमी ने पेमेंट रोक दी है, ये स्मॉग टावर नहीं चल पा रहा है, हम लोग जो है आमरण अनशन करेंगे। केजरीवाल जी करते अनशन अगर ये स्मॉग टावर इतना तूफानी था तो। आपने क्यों नहीं किया धरना प्रदर्शन को? किसी इस अधिकारी के खिलाफ आप कोर्ट क्यों नहीं चले गए कि देखिए सर ये रोक रहा है, ये इसकी वजह से देखिए दिल्ली में प्रदूषण हो जाएगा? इतना ही नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिया तो क्यों नहीं आपने इस अधिकारी को हटाने की फाइल पर ध्यान दिया? तब तो सारा ध्यान इस बात पर था कि शीश महल की जांच कर रहे विजिलेंस के अधिकारी को हटाना है कि रखना है। 4 ही दिन के लिए मिला था पावर, 4 दिन में हटा देते इस अधिकारी को कि भैया इसने पेमेंट रोक दिया है, स्मॉग टावर नहीं चलेगा, नवंबर में हम क्या मुंह दिखाएंगे पब्लिक को, हटा देते इसको। वो 4 दिन में तो फोकस था कि शीश महल वाला अधिकारी कौन है, निकालो जरा उसकी फाइल। अब कह रहे हैं कि मोदी जी से जाके पूछिए, केंद्र से पूछिए कि यह अधिकारी यहां क्यों बैठा, इसने पेमेंट क्यों रोकी। तारीफ इनकी, जब तारीफ लेनी है तो लाइन में सबसे आगे कि ना ना हम। और जब सवाल पूछिएगा तो सबसे पीछे मोदी जी से पूछिए जाए। अब ये कह रहे हैं कि जहरीली हवा तो नोएडा में भी है, गाजियाबाद में भी है, गुरुग्राम में भी है, फरीदाबाद में भी है। बॉस आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अगर पराली का धुआं पंजाब से हरियाणा से आएगा तो अकेले दिल्ली में घुसेगा, नोएडा नहीं जाएगा कि अरे उधर तो योगी जी बैठे हैं, हम नहीं जाएंगे, हम तो दिल्ली में आएंगे, हमको केजरीवाल जी को बदनाम करना है। एक बार दिल्ली सरकार के मंत्री क्या कह रहे हैं वो सुनिए, फिर पंजाब वगैरह की भी बात कर लो। मैं देख रहा था भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदूषण बढ़ रहा है और उनका एक ही टेप रिकॉर्ड बज रहा है कि केजरीवाल जी की वजह से प्रदूषण बढ़ गया, केजरीवाल जी की वजह से प्रदूषण बढ़ गया। गाजियाबाद, नोएडा में, पूरे उत्तर प्रदेश में केजरीवाल जी ने प्रदूषण बढ़ा दिया। ये रिकॉर्ड आप देखो, आज की खबर है। देश के सबसे प्रदूषित शहरों में सबसे ज्यादा जो शहर है उसका नाम हरियाणा है। हरियाणा राज्य के सबसे ज्यादा आज प्रदूषित शहरों में जो है हरियाणा राज्य के जो शहर है उनकी लिस्ट आई है। हरियाणा में किसने बढ़ा दिया है? बॉस पहली बात तो यह है कि आपने जब अपने घोषणा पत्र में कहा था कि साफ हवा देंगे और इलेक्शन में वोट मांगने जाते हैं तो पब्लिक को दिखाते हैं कि नोएडा में देखो इतना प्रदूषण रहता है और हरियाणा में, गुड़गांव में इतना रहता है, गुरुग्राम में, हम दिल्ली में इतना देख करके देंगे, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। तब तो आप दावा ठोक देते हैं कि हम तो एकदम साफ कर देंगे। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री प्रदूषण के लिए दूसरे राज्यों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहां का प्रदूषण गिना रहे हैं, बाहरी सोर्स को दोषी बता रहे हैं, लेकिन इस बाहरी सोर्स में जो पंजाब की पराली आती है उसका नाम नहीं ले रहे हैं कि भैया ये जो जितने जगह पर है वहां हरियाणा की पराली तो है ही, लेकिन पंजाब में जो मैसिव पराली जल रही है हरियाणा के कंपैरिजन में उसका बड़ा योगदान है। तो पंजाब क्यों नहीं गिना रहे? क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है
और वो आम आदमी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के साइड में हर जगह वहां प्रचार करने पहुंचे हुए हैं। यहां दिल्ली वाले मुख्यमंत्री छोड़ के वहां गए प्रचार करने, और जहां जाएंगे भगवान को साथ में टांग के ले जाते कि तुम भी चलो साथ में। पंजाब में पराली जलने के केस पहले के से कम हुए हैं, ये मान रहा हूं, लेकिन अभी भी पराली जलने के मामले रुके नहीं है बॉस। रुक गए होते तो यह हाल होता दिल्ली का। पिछले कुछ दिनों में पराली जलने के केस फिर से बढ़ रहे हैं। पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर डेटा के मुताबिक 15 सितंबर से 1 नवंबर के बीच पंजाब में पराली जलाने की 9,594 घटनाएं हुई। 9,594 घटनाएं, और ये गिना रहे हैं कि यूपी में कैसे धुआं हो गया। अब पंजाब में किससे जाके पूछें? इनकी जो मंत्री हैं आतिशी जी, वो जब तक पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो ट्वीट करती थी कि बाप रे बाप, पंजाब की पराली जली और यहां धुआं आ गया। ऐसे पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों पर तो क्रिमिनल केस होना चाहिए। अब कराइए ना मैडम, जाइए कराइए भगवंत मान पे क्रिमिनल केस। जबकि बुधवार को पंजाब में पराली जलने की 1921 घटनाएं दर्ज हुई हैं। एक दिन में ऑलमोस्ट 2000 के करीब पराली की घटनाएं हुई। और ये लोग बोल रहे थे, पूसा इंस्टीट्यूट से एक फॉर्मूला आ गया है क्या, अब तो ऐसे डाल देंगे और पराली कोई किसान जलाएगा ही नहीं। पहले से घटा दिए, लेकिन वादा तो ऐसे करके आए थे जैसे मिटा ही देंगे, अब जलेगा ही नहीं कभी। दिल्ली में प्रदूषण इतना ज्यादा हो गया कि एनसीआर के शहर भी प्रदूषण से त्रस्त। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली आने के लिए गाजियाबाद पहुंचे, और यहां पहुंचकर सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ में कोई प्रदूषण नहीं था, जबकि गाजियाबाद पहुंचते ही आंखों में जलन होने लगी। एक बार योगी जी को सुन लीजिए। दिल्ली जब मैं लखनऊ से गया, वहां धूप थी, मौसम एकदम साफ था, लेकिन अगले 35 मिनट के अंदर मेरी फ्लाइट गाजियाबाद में लैंड की। तो गाजियाबाद में मैंने देखा पूरा अंधेरा था। जैसे मैं उससे उतरा, देखा मैंने कि बाहर आंखों में जलन हो रही थी। तो मैंने कहा ये धुंध तो नहीं है, ये केवल धुआं भी है, इसके साथ डस्ट पार्टिकल भी इसके साथ में है, पॉल्यूशन है। फिर मैंने कहा भी मोबाइल में स्मार्टफोन निकाल के मैंने कहा भी थोड़ा चेक करो कि नासा की सैटेलाइट इमेजेस क्या बता रही है, कहाँ पराली जल रही है, कहाँ पे औद्योगिक पॉल्यूशन के कारण ये समस्या खड़ी हुई है। पंजाब के ऊपर पूरी तरह रेड कलर से रंगा हुआ, हरियाणा का भी उत्तरी क्षेत्र पूरी तरह रंगा हुआ था। और जैसे ही हवा का झोंका वहां से चला, दिल्ली पूरी तरह अंधकार में डूब चुकी है। योगी आदित्यनाथ भी बता रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा में जो हो रहा है उसका इंपैक्ट पूरे दिल्ली एनसीआर में दिख रहा है। और सवाल हरियाणा से भी है, लेकिन चूंकि हरियाणा के मुकाबले पंजाब में कई गुना ज्यादा पराली जल रही है, और वहां इन्हीं केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में इनकी सरकार है, दोनों कनेक्टेड हैं। वादा किए थे कि पराली जो है वो ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा कि खत्म ही हो गया, धीरे धीरे एकदम खत्म कर देंगे। और आज जब प्रदूषण हो रहा है तो मोदी जी से जाके पूछो, बस ये वाला हिसाब तो ठीक नहीं है। और फिर भारत को नंबर 1 ये बनाएंगे। पाठशाला में अब अगली क्लास, और इसमें रामलला के स्वागत के लिए सज और सवर रहे अयोध्या का चैप्टर। रामलला का स्वागत और वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जो देखकर मन गदगद हो जाएगा। राम मंदिर के लिए जान देने वाले कार सेवकों के परिवार आज क्यों रो रहे हैं ये भी बताऊंगा, और राम मंदिर के उद्घाटन पर वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लाया हूं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। पूरा देश उस वक्त इंतजार कर रहा है जब रामलला अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान हो। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। कहा यह जा रहा है कि इसमें पीएम मोदी मुख्य यजमान होंगे और करीब आधा किलोमीटर पैदल चलकर रामलला को खुद अपने हाथों में लेकर गर्भगृह तक लाएंगे। यानी बहुत भव्य आयोजन होगा, जिसकी तैयारियां अयोध्या में कैसे हो रही हैं, टाइम्स नाउ नवभारत पर सबसे लंबी कवरेज हम आपको 22 जनवरी तक लगातार दिखाएंगे। सबसे लंबी कवरेज लगातार नवभारत पर।
एक एक डिटेल आपको पता चलेगी। आप इस भव्य आयोजन में खुद शामिल हैं, चाहे आप भारत में दक्षिण के किसी हिस्से में बैठे हो, पूर्व में बैठे हो, उत्तर में बैठे हो, पश्चिम में बैठे हो। टाइम्स नाउ नव भारत देखते रहिएगा तो आपको लगेगा कि आप खुद इस पूरे भव्य आयोजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स दिखाऊंगा पाठशाला में भी बीच बीच में, लेकिन पहले आप देखिए कि भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही, कैसे इसके कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के मुताबिक देश भर में प्राण प्रतिष्ठा को भव्य उत्सव बनाने के लिए 5 नवंबर को अयोध्या में अक्षत पूजन होगा। भगवान राम के पूजन के लिए चावल के ऐसे दानों का इस्तेमाल होगा जिसमें एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होगा। पीले रंग के अक्षत को भगवान राम के चरणों में अर्पित किया जाएगा। इसके लिए 100 क्विंटल चावल का ऑर्डर दिया जा चुका है। पूरे विधि विधान के साथ पूजा के बाद इन अक्षतों को देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए 5 नवंबर को देश के अलग अलग हिस्सों से अयोध्या आने वाले कार्यकर्ताओं को पूजित अक्षत सौंपा जाएगा। कार्यकर्ता इन अक्षत को अपने साथ ले जाएंगे और इसे देश के 5 लाख शहरों और गांवों तक पहुंचाएंगे और फिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश भर के 5 लाख मंदिरों में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा और इस दौरान वहां हजारों भक्त मौजूद रहेंगे। भजन कीर्तन चलता रहेगा। लोग रामलला की भक्ति में लीन नजर आएंगे। दोपहर को 12 बजे सुग्रीव किला, जहां राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का सेवा केंद्र बना है, वहां उपस्थित होंगे। संपूर्ण भारत के कार्यकर्ता आपके सामने होंगे। अक्षत से भरे हुए कलश आपके सम्मुख होंगे। कार्यकर्ता अपने सर पर लिए रखे खड़े होंगे। देश के 100 कार्यकर्ता इस काम को करेंगे। संपूर्ण देश से लगभग 200 से 250 कार्यकर्ता आ रहे हैं। कुल मिलाकर अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही जश्न का माहौल शुरू होने जा रहा है, जिसे और भव्य बनाने के लिए राम की पैड़ी पर 225 फीट लंबी स्क्रीन लगाई जा रही है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन बताया जा रहा है। इस स्क्रीन पर अगले 5 साल तक 5 साल रामायण और भगवान राम से जुड़ी कथाएं दिखाई जाएंगी। अयोध्या से इस बड़ी भव्य दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन पर जो अयोध्या में लग रही है, जहां 5 साल तक श्री प्रभु राम जो हैं उनका गुणगान चलेगा, उस पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए जरा। ये तस्वीर मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं और यहां पर देखिए, यहां पर भारत ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी स्क्रीन लगने जा रही है। और ये जो स्क्रीन है, ये आप वहां देखेंगे 2 बड़ी बड़ी मशीनें, क्रेन सर्विस वहां पर लगी हुई है। और वो जो पिलर आप देख रहे हैं, इस पिलर की जो ऊंचाई है वो 60 फीट बताई गई है। 60 फीट लंबा ये पिलर होगा। अब 60 फीट तो ऊंचाई है, लेकिन अब आप कहेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, यानी ये कहां तक, कितनी दूर तक आपको दिखाई देगी। तो ये देखिए 225 फीट लंबी, 225 फीट लंबी ये विश्व की सबसे बड़ी स्क्रीन अयोध्या में लगने वाली है, राम की पैड़ी पर लगने वाली है। और इस वक्त आप सोचिए कि इतनी बड़ी स्क्रीन आपको पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। भारत की तो आप बातें छोड़ दीजिए। अब इसमें भी खास क्या है वो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 225 फीट लंबी जो ये स्क्रीन यहां पर लग रही है, 60 फीट ऊपर तक यहां पर पर्दा जाएगा और ऊपर के 20 फीट तक वो पर्दा रहेगा। आप आयोजन कितना भव्य होगा अंदाजा लगाइए। दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन लग रही है। कैमरामैन पैन किए जा रहा है, पैन किए जा रहा है, चले जा रहा है और स्क्रीन का जो एरिया है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। भव्य राम मंदिर का निर्माण उन लोगों के लिए बहुत भावुक कर देने वाला समय भी है जो राम मंदिर आंदोलन से सीधे जुड़े, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में लाठियां खाई, जिन परिवार के लोगों ने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया। 1990 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान अयोध्या में कार सेवकों पर फायरिंग तक करा दी गई। इस फायरिंग में मारे गए एक कार सेवक के परिवार से हमारे सहयोगी ने बात की है। आज सुनिए उन कार सेवकों के परिवार वाले कैसे भावुक हो जा रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, ये जानकर, ये मानकर, ये सुनकर कि आखिरकार उनका सपना पूरा हो रहा है। रामलला राम मंदिर में पहुंच रहे हैं। मोहल्ले के सब जा रहे थे, वो भी मतलब गए वहाँ, मतलब कुछ आदमी गीता पाठर बरसात किए,
ये बाद में पहुंचे, इनको गोली लग गया। पुलिस वालों ने चलाई थी? बोले कुछ नहीं चलाए, भाग दौड़ में मतलब गोली उनको लगा। पीछे हाथ लगा है। ये देखिए, ये वो तस्वीर है, ये वासुदेव जी की है। हाँ, हाँ, ये अगर यहाँ पर दिख रही हो तो ये देखिए, और ये पीछे आप ही पकड़ के बैठे हैं ना? हाँ, ये हाथ नहीं लगा है। आज भी उस क्षण को याद करते होंगे तो बुरा लगता है? कौन बुरा लगता है, याद करते हैं, मतलब चाहिए उसमें पूरी अयोध्या के आदमी वो हुए, हर आदमी। कितने लोगों की कुल उस वक्त जान गई थी? क्योंकि सरकारी आंकड़ों में तो ये कहा गया है कि 30 से 40 लोग थे, लेकिन क्या कितने लोगों को यहाँ उसमें कोई पता नहीं। गोली के भागदड़ में कोई देख नहीं पाया कौन गिरा कौन उठा। ऐसे बलिदान और बरसों के संघर्ष के बाद अब राम मंदिर का संकल्प पूरा हो रहा है, तो सब में गजब का उत्साह है। अयोध्या का माहौल ही अलग है। मंदिरों में रोज सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। लोग प्रभु राम के भजन गाकर अपने भगवान राम को याद कर रहे हैं। जैसे जैसे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही, अयोध्या को सजाने संवारने का काम भी जोर पकड़ रहा है। अयोध्या के मंदिरों को लाइट से सजाया जा रहा है। अयोध्या के मंदिर हो या फिर यहां रहने वाले लोगों के घर, सब जगह ऐसा लग रहा है बस रोशनी ही रोशनी है। राम मंदिर के निर्माण के लिए दुनिया भर से शिलाएं लाई गई थी। कुछ शिलाओं से भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए उसके हिस्से को निकाल लिया गया, और जो शिलाएं बच गईं उन्हें भक्तों के दर्शन के लिए रखा गया है। देश भर से आ रहे श्रद्धालु इन शिलाओं को भगवान की तरह पूज रहे हैं, और अब इस तरह से लोगों का इंतजार जो खत्म होने वाला। देखिए, कर्नाटक से आई 3 श्याम शिलाएं ये रखी गई हैं और लोग इनको छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि कण कण में भगवान। नेपाल से, गलेश्वर धाम से जो शिलाएं आई उसकी तस्वीर। बहुत बरसों की मेहनत है लोगों की, भाई, तपस्या है, तब जाकर ये राम मंदिर बन रहा है। आज क्रेडिट लेने के लिए सब लाइन में आगे आगे कि अरे हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। नेताओं की बात कर रहा हूं, लेकिन असल में जिन्होंने मेहनत की है वो कौन है, ये पूरा देश जान रहा है, और उन कार सेवकों को भी नमन है ने इसके लिए अपनी जान तक की परवाह की। और अब किस्सा अनसुना, जिसमें इमरजेंसी का वो किस्सा लेकर आया हूं जो बताएगा कि बच्चन साहब और सुनील दत्त ने इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के वक्त क्या कहा था। आज भी 1975 में लगी इमरजेंसी यानी आपातकाल की खुलकर और जमकर आलोचना होती है, लेकिन आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस इमरजेंसी की तारीफ करने वाले भी कुछ लोग थे, और ऐसे करीब 40 लेखक थे जिन्होंने इमरजेंसी के समर्थन में चिट्ठी लिखी थी। आपको डबल शॉक तब लगेगा जब आप सुनेंगे कि अमिताभ बच्चन के पिताजी यानी हरिवंश राय बच्चन और संजय दत्त के पिताजी सुनील दत्त साहब भी इमरजेंसी की तारीफ करने वालों में शामिल थे। हरिवंश राय बच्चन तो अपनी आत्मकथा तक में लिख चुके हैं कि खामियों के साथ इमरजेंसी की कुछ खूबियां भी थी, जिससे साधारण नागरिक अचेत न था। देश अराजकता में लुढ़कने से बच गया था। जनता आश्वस्त हो गई थी कि देश में ऐसी सुदृढ़ सरकार है जो विधि व्यवस्था लागू कराने में समर्थ है। गाड़ियां समय से चलने लगी थीं और दफ्तर लोग समय से आते थे। यानी हरिवंश राय बच्चन को इमरजेंसी में अच्छाइयां भी दिख रही हैं। इतना ही नहीं, सुनील दत्त साहब ने तो जर्मनी के बर्लिन में रहते रहते इमरजेंसी के समर्थन में एक टेलीग्राम भेजा, और इसमें लिखा था कि भारतीय आपके साथ हैं और जर्मनी का आम नागरिक भी। इमरजेंसी लगाना सही दिशा में उठाया गया कदम है। किसी की परवाह न करें, बल्कि वो करें जो आपको ठीक लगता है और देश हित में। आपको भी सुनकर शौक लगा होगा कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां इमरजेंसी जैसे अभिशाप का समर्थन कर रही थी एक लोकतंत्र में। लेकिन इन्हीं पर आरोप, ऐसे लोगों पर आरोप ये भी लगाते हैं लोग कि कोई बीते सालों में इंदिरा सरकार से मिली मदद का कर्ज उतार रहा था, कोई किसी बड़े सरकारी बंगले में रहने की कीमत चुका रहा था इस तरह के समर्थन से, तो कोई अपनी निजी रिश्ते को निभा रहा था।